मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पढ़ रहे हैं हम विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम 6th चैप्टर देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं। पूर्व के वीडियो में हमने अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान का विकास किस प्रकार हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो निर्माण था वो 1789 में जाकर पूरा हुआ, लेकिन यह संविधान एकाएक निर्मित नहीं हुआ, बल्कि लगभग 150 वर्षों के संघर्षपूर्ण इतिहास का यह परिणाम रहा। यहाँ पर यूरोप के लोग आकर रहे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की, अपने लिए संविधान का निर्माण करवाया और इस प्रकार अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। यह निर्माण विभिन्न चरणों में हुआ, जिसका पहला चरण है औपनिवेशिक युग। संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह संसार के नवीनतम देशों में से एक रहा है। आप सभी को स्टूडेंट्स जैसा कि पता है, 1492 में स्पेन के रहने वाले कोलंबस ने पश्चिमी हिंदू द्वीपों की खोज की और इस प्रकार यूरोप के लिए अमेरिका के द्वार खुल गए। 17वीं सदी में यूरोप के बहुत सारे लोग जो थे वो अमेरिका जाकर रहने लगे। उनके वहाँ रहने से का मुख्य जो कारण था वो आर्थिक और धार्मिक था। यूरोप से जो अमेरिका लोग गए थे उनमें अंग्रेज़ों की संख्या काफ़ी थी और वे अपने साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की परंपराएं और शासन के संबंध में विचार भी लेकर गए थे। चूँकि अंग्रेज जाति व्यवस्था प्रिय थी, इसलिए उन्होंने ये आवश्यक समझा कि उपनिवेशों की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार से विधिवत आज्ञापत्र लिया जाए। 1775 तक अमेरिका में अलग अलग 13 उपनिवेशों की स्थापना हो गई और इस प्रकार औपनिवेशिक युग जो था उसका प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम सेकंड चरण में देखेंगे स्वतंत्रता की ओर। अमेरिका में जो ये लोग, यूरोप के लोग और स्पेशली अंग्रेज जो आकर रह रहे थे, इन्होंने समय के साथ इनके अंदर अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। अब इनके मन में ब्रिटेन के प्रति लगाव कम होने लगा और ये स्वशासन की ओर सोचने लगे। अंग्रेज शासकों की अदूरदर्शिता जो रही, उसके कारण इन लोगों में जो कि थे मूलतः ब्रिटेन के, लेकिन अमेरिका आकर बस गए थे, उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए अदम्य इच्छा शक्ति जो थी वो जागृत होने लगी। 1760 के लगभग ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गई थी। ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकी जो उपनिवेश थे 13, जो कि 1775 तक स्थापित हो गए थे, उन 13 उपनिवेशों पर कर लगाने शुरू कर दिए और उन करों का लाभ क्या हुआ, किसको होता था? इंग्लैंड को होता था। अमेरिका के जो उपनिवेश थे उन्होंने उन कानूनों का विरोध किया और इस प्रकार के अनुचित कर देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। यह नारा जो है वो उस समय का प्रचलित घोषणा पत्र बना। इंग्लैंड ने कठोरता के साथ अमेरिका की आवाज़ को दबाने का निश्चय किया, लेकिन जितना ज़्यादा इंग्लैंड की सरकार जो थी वो कठोरता दिखाती, उतना ही ये 13 उपनिवेश जो थे वो एक दूसरे के पास आने लगे और अमेरिका के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। 16 दिसंबर 1773 को एक घटना घटी, जैसा कि मैसाचुसेट्स के बोस्टन नगर में नगरवासियों ने चाय से भरे हुए 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया।
ब्रिटिश शासन के द्वारा विद्रोहियों का दमन करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए और इन कानूनों के कारण मैसाचुसेट्स में ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह फैलने लगा और अन्य उपनिवेश जो थे उन्होंने भी मैसाचुसेट्स की सहायता करने का वचन दिया। उपनिवेशों की जो चिंतनीय स्थिति थी इस पर विचार करने के लिए उपनिवेशों के जो प्रतिनिधि थे इन्होंने 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में बैठक का आयोजन किया जिसे महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस कहा जाता है। एक एसोसिएशन बनाई गई जिसमें कि दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट के पास एक याचिका पत्र प्रस्तुत की गई और उस याचिका को सम्राट जॉर्ज तृतीय के द्वारा ठुकरा दिया गया, जिसके बाद अमेरिका में विद्रोह जो था वो और ज़्यादा बलवती हो गया। इसी स्थिति में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसमें इन उपनिवेशों ने इंग्लैंड से युद्ध का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। इतना सब हुआ, लेकिन इसके बाद अनेक जो अमेरिकी प्रतिनिधि थे वो इंग्लैंड के साथ पूर्ण संबंध विच्छेद करने के पक्ष में नहीं थे और जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे उनका भी यही मत था। अब उनके पास ये महत्वपूर्ण मांग थी कि उनसे परामर्श लिए बिना ब्रिटिश संसद उन पर कोई कर नहीं लगा सकती, लेकिन ब्रिटेन ने इस समझौते को स्वीकार करने से मना कर दिया। तब 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। 1775 में सम्राट जॉर्ज तृतीय ने यह घोषणा कर दी कि चूंकि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है, अतः ब्रिटिश सेना जो है वो इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करेगी। ब्रिटेन और अमेरिका के उपनिवेशों के बीच 6 वर्षों तक युद्ध चला और अंततः 19 अक्टूबर 1781 को अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनकी जीत हो गई, ब्रिटिश सेनापति की पराजय हुई। इसके पश्चात युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया गया और 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में संधि हो गई। उससे पूर्व जब 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही अमेरिकी उपनिवेशों ने संगठित होने का प्रयास किया तो महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव के आधार पर ही आगे चलकर मार्च 1781 में अमेरिका में एक परिसंघ की स्थापना की गई। चूँकि परिसंघ दुर्बल था, इसलिए परिसंघ के स्थान पर नवीन संविधान के निर्माण की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा। इस प्रकार हालांकि परिसंघ के आधार पर इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उनके पास अपना विधान बनाने की कोई योजना नहीं थी। तब 15 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें कि 13 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इन प्रतिनिधियों की अध्यक्षता जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा की गई और ये अनुभव किया गया कि नवीन संविधान बनाया जाए। लेकिन चूंकि प्रारंभ से ही इस सभा में 2 वर्ग थे, एक जो कि संघवाद का समर्थन करते थे और दूसरा संघवाद का विरोध करते थे। अंत में संघवादियों की जीत हुई और परिसंघ के स्थान पर यह तय किया गया कि नवीन संघ राज्य की स्थापना का प्रारूप तैयार किया जाए। सम्मेलन में बहुत सारी चुनौतियां थीं। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के गठन की पद्धति पर भी बड़े और छोटे प्रतिनिधियों का विरोध सामने दृष्टिगोचर हुआ। 10 दिन की बहस चली, महान समझौता किया गया और इस समझौते के तहत व्यवस्थापिका में 2 सदन बनाए गए। निम्न सदन जिसे प्रतिनिधि सभा नाम दिया गया, दूसरा सदन सीनेट बना और इस प्रकार से इस सम्मेलन में ही मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का भी प्रभाव पड़ा और इस प्रकार इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के विपरीत
अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। 26 जुलाई 1787 को संविधान के जो प्रमुख सिद्धांत थे उन पर आम सहमति हो गई और इसके पश्चात 8 सितंबर 1787 को एक समिति का गठन किया गया जिसे कि 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो था वो एक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी और इसके निर्णय का प्रभाव तभी होता जब 2/3 राज्य यानी 13 जो उपनिवेश थे उनमें से 9 उपनिवेशों के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उसका कारण था कि संघवाद के जो समर्थक थे वो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे और संघवाद के जो विरोधी थे वो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के विरोधी थे। तो ऐसे में संघवाद के समर्थकों और विरोधियों के बीच चूंकि संघर्ष चला, लेकिन अंततः संघवाद के समर्थकों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार नई सरकार के गठन के लिए ये तय किया गया कि 4 मार्च 1789 से नई सरकार जो है वो संविधान के अनुसार कार्य करना शुरू कर देगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि विश्व का पहला निर्मित लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ जो 1787 में अमेरिका के संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई, वह 1789 में जाकर पूरी हुई। और चूँकि अमेरिका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतनी कठोर है कि तब से लेकर 1789 से लेकर अब तक मात्र इसमें 27 संशोधन ही किए जा सके हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका का संविधान जो है वो 1787 से लेकर 1789 तक 4 चरणों में जाकर पूरा हुआ।